उदयपुर में दर्दनाक वारदात, बेरहम कलयुगी पिता की करतूत। पिता ने की 2 बेटी और पत्नी की हत्या, पत्थर से मारकर की बेटी और पत्नी की हत्या। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। कोटड़ा थाना क्षेत्र के सबूरी गांव की वारदात बताई जा रही है। तो एक पिता ने अपनी ही बेटी और पत्नी की हत्या कर दी, पत्थर से कुचलकर। इसमें 2 बेटियां थी और एक बीवी। कपिल श्रीमाली उदयपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। कपिल, क्या ये कलयुगी पिता गिरफ्तार हुआ और क्या जानकारी मिल पाई कि इसने इन हत्याओं को क्यों अंजाम दिया? देखिए, अभी इस आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस लगातार आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयासों में जुटी हुई है और कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी है उसके अनुसार शराब के नशे में इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के सिर पर पत्थर से लगातार वार करते हुए उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। आज सुबह इसकी जानकारी पुलिस को हुई। उसके बाद में कोटड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और शवों को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। दूसरी ओर पीहर पक्ष वालों को सूचना दे दी गई है। पीहर पक्ष वाले जो लोग हैं उनके आने के बाद में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी और पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जो आरोपी है उसकी तलाश भी शुरू कर दी है। अलग अलग जगह टीमें दबिश देकर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। जी कपिल, चूंकि पीहर, आपने बताया पीहर पक्ष को सूचना दे दी गई है, आस पड़ोस के लोगों ने कोई जानकारी दी पुलिस को? आमतौर पर इस तरह की हत्याओं में पुलिस आस पड़ोस में पूछताछ करती है कि दोनों लोगों के संबंध कैसे थे, तो कोई जानकारी शुरुआती निकलकर सामने आई कि इस हत्या के पीछे कारण क्या था? देखिए, जो आस पड़ोस के लोगों से जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके अनुसार ये जो व्यक्ति है ये शराब के नशे में आए दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट किया करता था। आपसी झगड़े जो है वो लगातार देखने को मिलते थे। ये संभावनाएं जताई जा रही है कि कल भी किसी बात को लेकर कहासुनी हुई होगी और उसी के बाद में जो महिला और जो बच्चे हैं उनके ऊपर पत्थर से हमला किया गया। इसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जी कपिल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सिरोही में लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन। सर्व हिंदू समाज ने सिरोही बंद का ऐलान किया। सिरोही कोतवाली का घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 3 सूत्री मांगों को लेकर पुलिस को ज्ञापन सौंपेंगे। तो आज सिरोही में फिर से प्रदर्शन और इस बार मामला है लव जिहाद का। सिरोही कोतवाली का घेराव करके ही धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बताया जा रहा है लव जिहाद से जुड़ा ये मामला है। 2022 को सिरोही जिले के निवासी जो वर्तमान में अहमदाबाद में रहते हैं, वो उन्होंने पुलिस थाना कोतवाली में आके एक लिखित रिपोर्ट दी कि उसकी पुत्री फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देने के लिए सिरोही आई हुई थी कॉलेज। उसके बाद बात नहीं मिली, जिसकी गुमशुदगी उसी दिन दर्ज करके टीम गठित करके तलाश की गई। इस घटना के 3 दिन बाद में दिनांक 1 जून 2022 को पुनः उन्होंने एक नई रिपोर्ट देकर ये बताया कि उसकी पुत्री को एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया, जिस पर प्रकरण दर्ज करके तभी टीम गठित कर उसकी पुत्री की तलाश तेज की गई और 3 जून 2022 को उसकी पुत्री जोधपुर में मिलने पर महिला पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा महिला थाना जोधपुर में उसके वीडियोग्राफी कथन लेखन करवाए गए, जिसमें उसने अपने स्वेच्छा से उस लड़के के साथ रिलेशन में पिछले 4-5 साल से होने से स्वेच्छा से रहना बताया, जिस पर उसको बाद में विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उसको जाने की इजाज़त दी गई। लव जिहाद की घटना को लेकर जिस समाज की बेटी की उस समाज के लोग और संपूर्ण हिंदू समाज के लोग राम जोरा का मैदान में एकत्रित आए। वहाँ रणनीति बनी, विभिन्न मार्गों से घूमते हुए हमने जन जागृति चलाया। सिरोही पूर्णतः बंद रहेगा और स्वैच्छिक बंद रहेगा। संपूर्ण हिंदू समाज ने समर्थन दिया है। जोरो का मैदान में, राम जोरो का मैदान में, वहाँ सभी हिंदू समाज के लोग एकत्रित आएंगे। वहाँ से विशाल रैली के रूप में कोतवाली थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और थाने का घेराव किया जाएगा। और जब तक एसपी आगे में हमें आश्वस्त नहीं करेंगे कि बेटी की बरामदगी हो जाएगी, तब तक हम नहीं उठेंगे।
और न्याय की गुहार पीड़िता के पिता ने गुहार लगाई है। सिरोही में सर्व हिंदू समाज के बंद के आह्वान का मामला, पीड़िता के पिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। सिरोही पुलिस पर यह आरोप लगे हैं, पीड़िता के पिता ने निष्पक्ष न्याय दिलाने की मांग की। लोहार भावना का पिताजी आज जो डिप्टी साहब सिरोही द्वारा जो वीडियो जारी किया है वो बिल्कुल गलत है। ना तो मुझे मेरी लड़की से मिलाया, नहीं दिखाया। कृपया करके ऐसे झूठे आरोप मत लगाइए। डिप्टी साहब, इस मुसीबत की घड़ी में मेरी समाज व सर्व हिंदू समाज से हाथ जोड़कर विनती है, मेरा साथ दे। डिप्टी साहब ने विश्व हिंदू परिषद पर जो आरोप लगाया वो भी गलत है। सर्व हिंदू समाज को मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी इस दुख की घड़ी में मेरा साथ दे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सिरोही संवाददाता प्रतीक के साथ। प्रतीक, एक बार सिरे से समझना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला है ये? जैसे बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये मामला जो है 27 मई का मामला है। ये लड़की सिरोही के कॉलेज में परीक्षा देने के लिए आई हुई थी और 27 मई को उसके बाद से लड़की की गुमशुदगी जो है इसके परिजन पिता दयालाल ने जो है सिरोही में दर्ज करवाई थी। उसके बाद में गुमशुदगी दर्ज होने के बाद में पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद में इस लड़की को जोधपुर से दस्तयाब किया और उसके बाद में 3 जून को दस्तयाब किया था। उसके बाद में जो पुलिस ने उस लड़की के बयान दिए तो लड़की बालिग थी और लड़की ने बयान दिए कि मैं मेरी स्वेच्छा से एक लड़के के अलग समुदाय का लड़का जो है उसके रिलेशनशिप में हूँ और उसके साथ ही शादी की है मैंने और किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। इस बयान को लेकर पुलिस ने बयान लिए, लेकिन इस परिजनों इस बयान से संतुष्ट नहीं हो पाए और परिजनों ने बताया कि ये लव जिहाद का मामला है और इसको लेकर जो है सर्व हिंदू समाज व संगठनों से अपील की और ये सिरोही बंद का आह्वान जो है आज ये हो रहा है। और जिसको है परिजनों का ये भी पुलिस पर गंभीर आरोप है कि परिजनों को इस लड़की से मिलने नहीं दिया गया है, जिससे कि लड़की अभी भी वर्तमान में दबाव में है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब तो ये लव जिहाद का मामला जो तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि विभिन्न संगठनों ने इस पर जो है अपनी सहमति जताई है और स्व इच्छा से सिरोही बंद का आह्वान किया है। आज जो है कोतवाली सिरोही का घेराव करेंगे और 3 सूत्री मांगों को लेकर जो है प्रतीक, क्या लड़का लड़की को अलग किया गया है या लड़की अभी माता पिता के साथ में है? नहीं, लड़की अभी भी जो उस लड़के के साथ में है, माता पिता के साथ में नहीं है और लगातार जो है परिजन उसको निष्पक्ष जांच की जो है मांग कर रहे हैं। पीड़ित पिता ने भी पुलिस के जो स्टेटमेंट पर जो है गंभीर आरोप लगाए हैं। जी आसिफ। प्रतीक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राज्यसभा चुनाव का रण, आज से भाजपा की बाड़ेबंदी। बीजेपी दफ्तर पर जुटेंगे विधायक, पार्टी दफ्तर में होगी बीजेपी की बैठक के बाद जामडोली के होटल के लिए रवाना होंगे विधायक। बाड़ेबंदी को बीजेपी ने प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया है। तो आज से बीजेपी की भी बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। बीजेपी इस बाड़ेबंदी को प्रशिक्षण शिविर का नाम दे रही है। बैठक के बाद जामडोली के होटल के लिए सभी बीजेपी विधायक रवाना हो जाएंगे। और बीजेपी की बाड़ेबंदी पर नेता प्रतिपक्ष कटारिया का बयान, प्रशिक्षण शिविर वक्त की जरूरत, विधायक वोट देने की प्रक्रिया समझेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर सिखाएंगे पार्टी की रीति और नीति, कांग्रेस बीजेपी से डरी हुई है, यह कहना है वरिष्ठ बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया का।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल के साथ। हमारे साथ लाइव जुड़ गए। बाबूलाल, अब कांग्रेस के बाद बीजेपी भी बाड़ेबंदी की तरफ चली गई है। हालांकि इसे प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया जा रहा है, रीति नीति सिखाने की बात कही जा रही है, वोट देने का तरीका सिखाए जाने की बात कही जा रही है। यही सब दलीलें और यही सब कारण तो कांग्रेस भी गिना रही है। तो अगर इन दलीलों पर चला जाए तो दोनों ही पार्टियों ने बाड़ेबंदी नहीं की फिर? जी देखिए, दोनों ही पार्टियां बाड़े में बंद हो जाएगी। कांग्रेस को उदयपुर में बाड़ेबंदी रास आ रही है तो जयपुर में बीजेपी को यहां का मौसम सुहा रहा है। और आज जो है दोपहर में सारे विधायकों को बीजेपी ने बुलाया है, पार्टी कार्यालय पर सारे विधायक जमा होंगे। क्या क्या रहने वाला है बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से। कटारिया साहब, तैयारी क्या है? बाड़े बंद कर देंगे आज आप भी विधायकों को? देखो, बाड़ाबंदी करनी होती है तो 2 तारीख को ही कर देते। बाड़ाबंदी का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, पर चूंकि ये चुनाव टेक्निकल चुनाव भी होता है, इसमें हर एक विधायक को वोट देने के तौर तरीकों को भी समझाना पड़ता है। और दूसरा यह है कि अगर सब एक जगह रहेंगे तो समझदारी होगी। मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार का इस चुनाव में उठापटक चारों तरफ से चलती है, तो समझदारी है कि समय पे पहले अपने सब विधायकों को भी एक जगह कर लिए। तो मैं समझता हूँ ये बाड़ेबंदी नहीं है, ये पार्टी के हित में और समझदारी का काम है, जो हम सब लोग आज नहीं है, अब से लेकर जब तक, मैं आज की नहीं कह रहा हूँ, 40 साल से भी जब कभी भी चुनाव होते हैं, अगर कैंडिडेट अधिक खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से सबको एक जगह। कटारिया साहब, बीजेपी को डर किस चीज का लग रहा है? कांग्रेस के जो नेता हैं वो एसीबी के दफ्तर पहुंच रहे हैं, परिवाद दे रहे हैं और आपकी पार्टी पर हाउस ट्रेडिंग के आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? संपर्क तो आप साध ही रहे होंगे, कहीं वोट का जुगाड़ हुआ अभी तक? देखो, मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस की वही नीति है जो पहले भी यही महेश जी हैं जो एफआईआर दर्ज कराने के और बाद में उसी एफआईआर को खत्म करने के लिए फिर से प्रस्ताव लेगा। ये केवल और केवल अपने जो लोग हैं उन पर प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई उनकी टीम से खिसक न जाए। तो एक तरह से ये उनके स्वयं के ही अपने लोगों की बाड़ाबंदी का ये षड्यंत्र है। सरकार तुम चला रहे हो, सरकार तुम्हारे पास है, और अगर तुम्हें भ्रष्टाचार और बाकी चीजों को दिखाई नहीं देता और तुम्हारी अधिकारी इतनी योग्यता भी नहीं है कि हर जगह पुलिस लगा करके तुम पुलिस बल के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हो, ये षड्यंत्र तो आप कर रहे हो। मैं सोचता हूँ हमने भी इतने चुनाव लड़े और लड़ाए, सरकार के समय लड़ाए, कोई बता तो दे कि इस तरह का कोई लिखाने की जरूरत पड़ी, इस प्रकार से कोई बैरिकेडिंग करने की जरूरत पड़ी, इस प्रकार से हर एक के घर के सामने पुलिस खड़ी करने की जरूरत पड़ी, हर एक के मोबाइल जो है वो आपने लाइन पर डाल रखे हैं ताकि क्या बात होती है इसका पता करें। तो ये जो भेद तुम्हारे पास है, हमारे पास तो है नहीं। हम तो निश्चित रूप से तुम्हारे भारी असंतोष का लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लोकतंत्र में करते हैं, करेंगे। अच्छा, ये लाभ किस तरह से उठाएंगे? संपर्क किस तरह से साधा हुआ है? जब मोबाइल बंद है, संपर्क हो नहीं पा रहा है, तो आप कौन सी गणित लगा रहे हैं, कौन सी रणनीति बना रहे हैं? कैसे उनके किले में सेंध मारेंगे? बहुत मुश्किल है, और उनके किले में सेंध मारे बिना तो आपका दूसरा उम्मीदवार जीतना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा मैं सोचता हूँ कि आखिर ये चुनाव 31 से शुरू हो गया और 31 से लेकर के यह सब स्थिति तो निरंतर चली रही है, बातचीतें भी आपस में हुई है, होती रही है। तो मैं सोचता हूं उनका जो विस्फोट बाहर प्रकट हो गया वो इस बात का इंडिकेशन तो है कि अंदर ही अंदर ज्वाला है गर्म। तो निश्चित रूप से, और फिर जिस प्रकार की स्थिति, ये सरकार का एक अंतिम पायदान का चुनाव है। जिन लोगों को भी गुड़ लगाया था कौड़ी के, वो खा नहीं पाए या सीख नहीं पाए, वो भी अंदर अंदर कुल पड़ा रहे हैं। जो कुछ भी पुराने आश्वासन दिए वो आश्वासन पूरे नहीं हुए, इसलिए वो भी उबल पड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उस असंतोष है, ये जग जाहिर है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सारी दुनिया जान रही है। लेकिन जो असंतोष दिख रहा था वो तो सारे बैठ के फ्लाइट में, प्लेन में बैठ के सीएम के साथ जा रहे हैं। थोड़ी उम्मीदें जगी थी बीजेपी की, वो तो सारे के सारे जाकर के होटल में शिफ्ट हो गए, सीएम के साथ तस्वीरें खिंचा के जाके और सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं कि हमारे तो गिले शिकवे दूर हो गए, हम तो कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं। तो आपकी उम्मीदें धूमिल नहीं हुई इससे? हमारी धूमिल नहीं है, हमें लगता है कि अंदर रह करके मार होगी अब की बार, जो उन्हें पता लग जाएगा कि कैसे होती है। अच्छा, ये किस तरह से होगी? देखो कैसी होगी, असंतोष है उसको न तो वो ठीक कर पाए न कुछ। बाबूलाल कटारिया जी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं अंदर से मार होगी और अंदर से जो है वो इस बार जो है इनको वोट मिलेगा, भले ही वो कांग्रेस के शिविर में। तो लगे हाथ ये भी पूछने की कोशिश कीजिए कटारिया से कि मार कहां से होगी, क्या वो नाम बताएंगे?
अच्छा, स्टूडियो से आसिफ खान का सवाल है हमारे एंकर का। वो ये कह रहे हैं कि ऐसे कौन विधायक हैं जिनके दम पे आप जीत का दावा करें, कोई नाम बता सकते हैं आप? देखो, ऐसा नाम बताने की तो कोई भी गलती नहीं कर सकता है, पर अंदर ही अंदर ज्वाला जल रहा है, ये तो आप लोग ही रोज हमको दिखा रहे हो। तो मैं सोचता हूँ वो किसी न किसी परिणाम पर पहुंचने वाला है अब की बार, और इसी कारण से वो भयभीत हैं, इसलिए 2 तारीख को बाड़ेबंदी करनी पड़ी और मुख्यमंत्री को भी जाकर कैंप में बैठना पड़ा। इससे बड़ा भय और क्या हो सकता है? लेकिन कटारिया साहब, गणित तो आपका गड़बड़ा गया है कुल मिलाकर के। जिनसे आप उम्मीद कर रहे थे वोटों की और आपको लग रहा था कि ये लोग आखिर तक सरकार की नाक में दम करते रहेंगे, वो तो आपके शहर में चले गए हैं, उदयपुर में बाड़ेबंदी का लुत्फ उठा रहे हैं और रोज फोटो आ रहे हैं उनके। तो खेल तो बिगड़ गया है, आप कह रहे हैं गेम अब होगा। नहीं, हमारा तो कोई खेल बिगड़ा नहीं। हम तो जितनी संख्या में थे उतने ही हैं, हमारे पास तो संख्या है ना। जो कुछ भी अगर सेंधमारी होगी तो जिनके वो अपना मान रहे हैं वही अब की बार आउट होने की स्थिति में आ रहे हैं, तो ये परिणाम आएगा, ऐसा मेरा मन कहता है। एक आशंका ये भी है कि अशोक गहलोत जी को जादूगर कहा जाता, कहीं बीजेपी के किले में सेंधमारी ना कर दें। क्या आप अपने कुनबे को सलामत रख पाएंगे? पिछली बार भी आप झटका खा गए थे ट्रस्ट वोट के वक्त, तो ऐसी सूरत में इस बार क्या अतिरिक्त सावधानी बरतेगी बीजेपी? ना, मैं सोचता हूँ कभी भी वोटिंग हुआ हो और हम कहीं गोद खा गए हों, ऐसी स्थिति आज दिन तो कभी आई नहीं। तो उन्होंने लाख प्रयत्न अपने उठापटक भी कर लिए, लेकिन जितने वोट हमारे हैं उतने वोट हमको मिले हैं। मैं सोचता हूँ इसमें कहीं किसी प्रकार की सेंधमारी हुई नहीं। इसका मतलब बीजेपी का वर्कर इतना कमजोर नहीं है कि जो इस तरह से पार्टी अनुशासन को लांगे। लेकिन कई विधायक बताए जाते हैं बीजेपी के भी जो सॉफ्ट टारगेट पे हैं, जिनकी सरकार की उन पर निगाह है। कैसे संभाल रहे हैं उनको आप? देखो, जैसे वो ये बातें बोल रहे हैं ना, वैसे हमारे पास भी उनके कई लोग हैं जो हमारी रडार पर भी हैं। अच्छा। और आज से नहीं है, पिछले महीने भर से हैं। तो हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं, वो अपना प्रयत्न करें। देखते हैं जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन कौन किसके अंदर सेंध मारने में सफल होता देखेंगे। तो गुलाब सिंह कटारिया को उम्मीद है इस बार की बड़ा तमाशा होगा, बड़ा धमाका होगा। आप कह रहे विस्फोट होगा। गूंज कहां तक सुनाई पड़ेगी? दिल्ली तक? देखो, बिल्कुल। और बाबूलाल, जो इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतना तजुर्बा है, और अगर मुस्कुरा रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी, और कहीं ना कहीं इन्हें उम्मीद होगी कि जो है चमत्कार होगा। कर रहे हैं जहाँ नेट चलता है न मोबाइल चलता है, इसका मतलब ये भयभीत आप हो, भयभीत हम नहीं है। बिल्कुल आसिफ, और जिस तरह से आज गुलाब सिंह कटारिया के चेहरे पे कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो तो ये बयां कर रहा है कि कुछ ना कुछ इनके पास है। यानी कि जितना गणित चाहिए इनको, जो अतिरिक्त 11 वोट चाहिए दूसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए, शायद इनको लगता है कि वो जुगाड़ हो गया है। बॉडी लैंग्वेज तो यही कह रहा है कटारिया का, लेकिन अब जब वोट पड़ेंगे तभी पता चलेगा कि आखिर। बिल्कुल बाबूलाल, नतीजे देखने पर पता चलेगा कि जो है वो किस तरह की रणनीति जो है वो काम आई है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बाबूलाल आपका धन्यवाद। भरतपुर में आवास की मांग को लेकर प्रदर्शन। आवासहीन संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन हुआ। रैली निकालकर कलेक्ट्रेट दफ्तर लोग पहुंचे हैं। सरकार की योजना के तहत दिए जाने वाले आवास की मांग, भारी संख्या में कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे हैं लोग। तो भरतपुर में आवास की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग रैली की शक्ल में इकट्ठा हुए, कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं अपना ज्ञापन देने के लिए, अपनी मांगे सौंपने के लिए। आवास की लोग मांग कर रहे हैं। भारी संख्या में आवासहीन संघर्ष समिति के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दीपक पुरी, संवाददाता भरतपुर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं ये लोग, किस तरीके की मांगे हैं इनकी, क्या ज्ञापन में इन्होंने लिखा है? देखिए आसिफ, इनकी जो मांग है वो लंबे समय से चली आ रही है और कई बार ये जो है ऐसे प्रदर्शन कर चुके हैं जहां से ये रैली निकाल करके कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचते हैं और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हैं। इनकी जो मांग है वो ये है कि ये लंबे समय से किराए के मकानों में रह रहे हैं। इनको जो सरकार की योजना है जिसके तहत आवास दिया जाता है, उस आवास में जो इनका नाम है वो नहीं आता है और हर बार ये उस आवास से वंचित रह जाते हैं। और लंबे समय से ये उन्हीं आवासों के लिए मांग कर रहे हैं कि जो आवास हैं वो बड़े बड़े लोगों को दे दिए जाते हैं जिनकी पहुंच ऊपर ऊपर तक होती है, और ऐसे में ये जो गरीब लोग हैं जो किराए पर और झुग्गी झोंपड़ियों में रहकर के गुजर बसर कर रहे हैं, उनको जो है वो गरीब आवासीय योजना है वो उनके तहत इनको मकान नहीं दिया जाता, और उसी को लेकर के ये मांग कर रहे हैं। और इनकी एक मांग और है, जो राशन और वो जो मिलता है सरकार के द्वारा, वो राशन भी इन लोगों को नहीं मिलता है। और ये 2-3 इनकी जो प्रमुख मांग है उनको लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं और कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर भारी संख्या में
महिला और पुरुष अपनी मांगों को लेकर के पहुंचे हैं, जहां पर इनको जो पुलिस ने रोक दिया गया और कुछ चिन्हित लोगों को जो है अंदर जाने की अनुमति दी गई है। और जिला कलेक्टर को अब इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और उसमें कहा है कि जल्द ही हमारी मांगों को जो है पूरा किया जाए, नहीं हम एक बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे और अपनी मांगों को लेकर के सरकार को आगाह करेंगे कि सरकार हमारी मांगों को। लेकिन दीपक, क्या वजह बताई कि इनकी मांगे नहीं मानी गई? क्योंकि जिस कैटेगरी में ये आते हैं, जिस वर्ग में ये आते हैं, वहां पर जनाधार पे रजिस्टर्ड करवाकर इन सुविधाओं का लाभ मिलता है, तो क्या वजह है कि इनको ये लाभ नहीं मिल पा रहा? इसके पीछे कोई टेक्निकल कारण इन्होंने बताया या कोई पक्षपातपूर्ण रवैये को इन्होंने जिम्मेदार ठहराया? देखिए, इनका जो कहना ये है ये प्रशासन और विभाग की लापरवाही है। इनका कहना ये है कि लापरवाही के कारण जो है इनका नाम जो है वो वंचित रह जाता है और हमेशा जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको आवास की जरूरत ही नहीं है, उन लोगों को आवास मिल जाता है और ऐसे में इनको जो जरूरत है आवास की, इनको आवास नहीं मिल पाता है और उसी को लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने कई बार प्रदर्शन करके प्रशासन को चेतावनी दी थी कि इनके जो नाम है वो आवास योजना में जोड़े जाएं और इनको आवास दिया जाए, लेकिन फिर भी ये उस आवास से वंचित रह गए। अभी 300 जो फ्लैट्स हैं यहाँ पर उनका लोकार्पण हुआ था और उसके तहत इनमें से एक भी व्यक्ति को जो है आवास नहीं मिला। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। गंगानगर में एक पाकिस्तानी गुब्बारा फिर मिला है। रायसिंह नगर अनाज मंडी में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। गुब्बारे पर उर्दू भाषा में कुछ शब्द लिखे हैं। मंडी में काम करने वाले मजदूरों ने इस गुब्बारे के बारे में पुलिस को सूचना दे दी। और स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये इस गुब्बारे के बारे में पुलिस को सूचना दे दी गई है। अनाज मंडी में पाकिस्तान का ये गुब्बारा मिला। अशोक, संवाददाता गंगानगर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी मिल पाई और उर्दू में जो शब्द इस पर लिखे हुए हैं उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई कि ये क्या लिखा हुआ है? देखिए आसिफ जी, आज सुबह जब रायसिंह नगर धार मंडी में मजदूर काम करने के लिए पहुंचे तो उनकी नजर इस संदिग्ध गुब्बारे पर पड़ी और जो व्हाइट कलर का एक सफेद रंग का गुब्बारा है जिसको एक्सक्लूसिवली हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। हालांकि इस पर जो उर्दू में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, हालांकि पुख्ता तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो उर्दू के जानकार हैं उनसे हमें जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर इस पर लिखा हुआ है आजादी मुबारक हो। हालांकि अब इसका क्या अर्थ निकाला जाता है ये तो भी कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर श्री गंगानगर जिला मौजूद है और गाहे बगाहे अक्सर हवा के रुख के साथ सीमा पार पाकिस्तान से इस तरह से गुब्बारों के उड़ने का जो सिलसिला है कई मर्तबा पहले भी देखा जा चुका है। स्थानीय मजदूरों के द्वारा पुलिस को सूचना दे दी गई है। हालांकि पुलिस की छोटी सी इसमें लापरवाही सामने आ रही है कि मजदूरों के द्वारा इस संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारे की सूचना दिए हुए तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस ने वहां मौके पर पहुंचकर इस संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारे की सुध नहीं ली है। जबकि पिछले 2 महीने में ही हमने देखा है कि सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन की तस्करी भी हो रही है। उसके बावजूद जिस तरह से पुलिस इस मामले को लेकर हल्की सी लापरवाही दिख रही है वो कहीं न कहीं सही नहीं है। हालांकि प्राथमिक जांच में इस गुब्बारे के साथ कुछ भी संदिग्ध नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि सीमा पार पाकिस्तान से कोई भी चीज आती है तो उसको लेकर। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वहीं शहर शहर तेज रफ्तार जिंदगी पर भारी पड़ गई। बाड़मेर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। उदयपुर में 2 बाइक की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दौसा में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली बीच रास्ते पर पलट गई। कोटा में नानता के ट्रैचिंग ग्राउंड के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ये 4 तस्वीरें जहां पर 4 जिलों के अंदर अलग अलग एक्सीडेंट्स जिसमें कई लोगों की जान सांसत में आ गई। बाड़मेर, उदयपुर, दौसा और कोटा। बाड़मेर में सड़क हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हुए। स्कॉर्पियो और पिकअप के बीच टक्कर हुई। हादसे के बाद मौके पर फिलहाल पुलिस पहुंच गई। तो बाड़मेर में सड़क हादसा जिसमें तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयानक ये हादसा था। कुछ लोगों को हॉस्पिटल रेफर किया गया है।
ये तस्वीरें बाड़मेर से, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई। झाड़ोल थाना क्षेत्र में रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 बाइकों की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, 2 लोग घायल भी हो गए। घायलों को एमबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार जसवंत बहन डिंपल के साथ मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान रॉन्ग साइड से आ रही बाइक ने सामने से टक्कर मार दी। एक्सीडेंट में जसवंत के सिर पर गहरी चोट आई है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो ये उदयपुर की घटना है और ये एक्सीडेंट की वो तस्वीरें। दौसा जिले में NH 148 पर एक दर्दनाक हादसा हुआ देखने को मिला। बीती रात रोहड़ा हरिपुरा के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली बीच रास्ते पर पलट गई। हादसे में सभी लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गंभीर घायलों में 8 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु बाढ़ बिदरखा गांव के हैं और नारायणी माता के दर्शन करने जा रहे थे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। कोटा में सड़क हादसे पर काल पसर गया। ट्रैक्टर की चपेट में बाइक आ गई। बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भेजा गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और ये तस्वीरें जहां पर ये दुर्घटना हुई, ट्रैक्टर की चपेट में बाइक आ गई। बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो लगातार अलग अलग शहर से सड़क हादसों की तस्वीरें